हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का उन्मुक्त स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो हमारी यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट चल रही है उसमें पर्यावरण शिक्षण नीति गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे और भाग 14A भाग 14B, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किस विषय में जुड़ी हुई अवधारणाओं एवं मुद्दों को पढ़ाया जाता है? तो इसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय किस विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, सिवाय यह विद्यार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में से असत्य है तो यह परिभाषाओं, शब्दावलियों, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करें, ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, NCF 2005 ने कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों या पाठ्यक्रम में बांटा है? तो इसको 6 थीमों या पाठ्यक्रम में बांटा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, NCF 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न थीम में बांटा है। उनमें एक थीम है ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। यह थीम किस के अंतर्गत आती है? यह यात्रा थीम, यह यात्रा के अंतर्गत आती है, ठीक है। यात्रा थीम के अंतर्गत आती है। अगला हमारा प्रश्न है, के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है जिससे उनका अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों के प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक सचिन दास अधिगम को सार्थक बनाने हेतु भिन्न भिन्न पद्धतियों, क्रियाकलापों, विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। ऐसा करके वह शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण करता है, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों में से क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? अंश से पूर्ण की ओर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका पुहुमी मेहता ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य, चंद्रमा के विषय में पढ़ाती हैं। वह किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रही हैं? वह प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में गतिविधियां कराने से शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का ह्रास होता है। अगला हमारा प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। तो सौर मंडल जो है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों में योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने, उनका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है। तो ये प्रोजेक्ट शिक्षण विधि में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक नवीन कौशिक अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि विषय में पढ़ाना चाहता है। वह विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी, सहयोगात्मक अध्ययन विधि जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। अगला हमारा प्रश्न है, भ्रमण विधि की विशेषताएं हैं। यह कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है तथा यह विधि शिक्षार्थी को प्रकृति के प्रति काफ़ी आकर्षित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, किस विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? निगमन विधि जो है शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। अगला हमारा कथन वाला प्रश्न है,
शिक्षक को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एलिस क्रो का है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण के शिक्षक ने शिक्षार्थियों को जरायुज अंडज जानवरों के बीच समानता असमानता लिखने को कहा। यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह मूल्यांकन वाला प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, संपूर्ण शैक्षिक भ्रमण की समाप्ति के बाद अनिवार्य माना जाता है, मूल्यांकन करना अनिवार्य माना जाता है। शैक्षिक भ्रमण के संभावित स्थल का हिस्सा नहीं है। कक्षा कक्ष जो है शैक्षिक भ्रमण के संभावित स्थल का हिस्सा नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, स्कूलों का सौंदर्यीकरण के लिए अनिवार्य माना जाता है बागवानी। बागवानी जो है स्कूलों का सौंदर्यीकरण के लिए अनिवार्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना नहीं माना जाता है प्रेरणात्मक को। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेमिनार अनुदेश को केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अधिगमकर्ता की। अगला हमारा प्रश्न है, विचार विमर्श करना इस सिद्धांत पर आधारित होता है लोकतांत्रिक सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, परियोजना के निर्माण में किस भूमिका मार्गदर्शक सहयोगी दोस्त के समान होती है? शिक्षक। शिक्षक जो होता है, शिक्षक की जो भूमिका होती है मार्गदर्शक सहयोगी दोस्त के समान होती है किसी परियोजना के निर्माण में। अगला हमारा प्रश्न है, योजना एक सकारात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। तो ये कथन है स्टीवेसन का कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाकलाप का विचार प्रस्तुत किया। तो रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाकलाप का विचार प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि का जन्मदाता कहा जाता है। किलपैट्रिक को जो है परियोजना विधि का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली में प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रयोगात्मक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस विधि में अध्यापक प्रस्तुतिकरण विश्लेषण संश्लेषण के आदर्श रूप छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है निर्देशन विधि में। अगला प्रश्न है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत जो है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में यदि बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को भाषण के लिए कहाँ से सामग्री लें, इसका मार्गदर्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है और यह विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है। अगला हमारा प्रश्न है, वाद विवाद समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। तो उसमें वाद विवाद जो है करना उसमें समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। अगला प्रश्न है, स्कूल बागवानी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं भूमि की उत्पादकता के बारे में, पौधे की अनुकूल जलवायु के बारे में, पौधों की संरचना के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तक, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। किस विधि के? परिवीक्षित अध्ययन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तक, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था कराई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञान की एक कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ्य विषय जो है वस्तु पर वाद विवाद होने का परिणाम होकर पाठ्यक्रम का पूरा नहीं होगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना।
अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मॉनिटरिंग दोनों तत्व शामिल होते हैं। यह कथन किसका है? सैडलर का कथन है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के आवश्यक अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है रूपात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? रूपात्मक मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई बच्चा अपनी असफलताओं का कारण ढूंढता है तो जिस मूल्यांकन का सहारा लेता है, निदानात्मक मूल्यांकन का सहारा लेता है। अगला प्रश्न है, आकलन एक विशिष्ट संकेतक माना जाता है किसका? प्रयोग का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की उपलब्धि दर्शाया जाना चाहिए शैक्षणिक ज्ञान का, व्यवहारिक कुशलता का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकनकर्ता और छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने पर क्या होता है? साक्षात्कार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक और सतत मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण नहीं है। मूल्यांकन अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियों को आयोजित करने में विशेष सहायता नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षार्थी की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह कथन है MP मुफात का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दैनंदिनी परख की आवश्यकता होती है छात्र की कमजोरी को दूर करने के लिए। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यह अभिलेख जो शिक्षार्थी की योग्यता, रुचि, क्षमताओं, प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है संचयी अभिलेख का। ये दोस्तों आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। शेष आपको कल।